आज हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा है। पूनम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज क्वेरीज लें उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं और वो है इंश्योरेंस। दरअसल निवेश हर किसी को करना चाहिए, बट निवेश करने से पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी अगर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो आपकी फैमिली सिक्योर रहे। और उसके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, कहां से खरीदे, कौन सा खरीदे, क्या आइडियल होती है कंडीशंस, ये सब बातें समझाने के लिए पूनम जी के पास चलते हैं। तो पूनम जी पहले तो बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि अभी भी ये जो इंश्योरेंस का मार्केट है अंडर पेनिट्रेटेड है और बहुत सारे लोग हैं जो कि अनअवेयर हैं, तो प्लीज बताइए उनको कि टर्म इंश्योरेंस क्या है और क्यों जरूरी है। दीपाली, बहुत अच्छा आपने एक टॉपिक उठाया है जो फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव, यानी द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम कहते हैं, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस यानी रिस्क कवरेज नहीं होगा तो आपकी जो प्लानिंग है वो अधूरी है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। जैसे आपने बताया दीपाली कि अगर हम कोई इमरजेंसी आती है, कोई इवेंचुअलिटी होती है, तो ऐसे में फैमिली का क्या होगा, मतलब उनकी नीड्स तो वहीं की वहीं रहेगी। तो वो नीड्स भी आप रहें ना रहें हर हाल में पूरी हो, उसके लिए हमें एक रिस्क कवरेज का बैकअप होना चाहिए, जिसे हम प्लान बी भी कहते हैं। और इसको बहुत आसान भाषा में समझे तो जैसे हम नई गाड़ी खरीदते हैं जब, तो हमें कंपल्सरीली एक इंश्योरेंस कवर लेना होता है गाड़ी का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या आप उस पर खर्च करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको कंपल्सरी करा हुआ है। और वो आपको जो गाड़ी की कीमत होती है उतनी ही इंश्योरेंस कवरेज लेनी होती है। और गाड़ी की तो रिन्यूएबल होती है, यानी एवरी ईयर आपको रिन्यू करनी पड़ती है। बट लाइफ इंश्योरेंस में आप चूज कर सकते हैं कि आपको कितने समय के लिए अपने आप को कवर कराना है इन केस ऑफ एनी अनइवेंटफुल इंसिडेंट। तो यूजुअली जो इंश्योरेंस की भाषा में हम कहें तो प्योर प्रोटेक्शन प्लान, जिसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट पोर्शन नहीं है, उसे, जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। अगर गाड़ी को कुछ हुआ, यानी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या किसी तरीके का नुकसान हुआ जिसके लिए रिपेयरिंग में खर्चा करना पड़ता है, तब आपकी जो इंश्योरेंस ली हुई वो किक इन होती है। वरना एट द एंड ऑफ द ईयर आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलता, बट होल ईयर यू आर हैविंग अ सिक्योरिटी इन योर माइंड कि मेरी गाड़ी को कुछ होगा तो मुझे खर्च नहीं करना पड़ेगा। इन द सेम वे जो टर्म इंश्योरेंस है वो प्योर इंश्योरेंस कवरेज है, प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, जिसमें अगर आपको कुछ भी रिटर्न ऑफ मनी नहीं मिलेगा, बट अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता तो आपकी फैमिली फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेगी। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म इंश्योरेंस। यानी एक टर्म आप चूज करते हैं, उस टर्म के लिए आप अपने खुद के लिए एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान लेते हैं कि आपके न रहने पर या कुछ किसी तरह का कोई हादसा होने पर आपकी फैमिली को किसी तरीके का आर्थिक नुकसान नहीं होगा। इसके लिए हम एक प्योर इंश्योरेंस कवर को अहम होना अपने फाइनेंशियल प्लान में मानते हैं। अच्छा, पूनम जी कोई आइडियल एज भी होती है कब खरीदना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, या फिर आइडियली कम से कम कितना लेना चाहिए, किस तरीके से ये काम करता है? सो दीपाली, आपके दो क्वेश्चंस हैं कि पहला है कि आपको कब लेनी चाहिए इंश्योरेंस। सो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि जिस दिन आप कमाई करना शुरू करें और आपकी कमाई से आपकी फैमिली, पर्सनल नहीं, मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, फैमिली के ऑब्लिगेशंस के लिए आप उसमें किसी तरीके का योगदान करते हैं, यानी आपकी फैमिली ने अगर घर खरीदा हुआ है, घर का लोन में रिपेमेंट करने में आप हिस्सेदार बनते हैं, या कोई तरीके का क्रेडिट आप लोन लेते हैं, तो आपको इंश्योरेंस लेना शुरू करना चाहिए। उसके पहले बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी शादी हो, आपके डिपेंडेंट बढ़ते हैं, आपके बच्चे होते हैं, डिपेंडेंसी और बढ़ती है, यानी आपकी जरूरत फैमिली में जैसे जैसे बढ़ती है, आपकी जरूरत तो खैर हमेशा रहेगी, आई एम रॉन्ग टू से दैट, बट आपके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जैसे जैसे आप फैमिली के खर्चों में हिस्सेदार बनते हैं और आपके ऊपर डिपेंडेंट होते लोग, तब तब आपको इंश्योरेंस बढ़ानी चाहिए और लेना शुरुआत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब 18 साल के उम्र इज द एज टू बाय इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस की मिनिमम एज 18 साल है, तो आप 18वें साल में ले लें। मुझे नहीं लगता आपको तब लेनी चाहिए। आपको तब लेनी चाहिए जब आप कमाई करना शुरू करें और आपका योगदान आर्थिक रूप से फैमिली के लिए शुरू हो। तो ये है आपका पहला सवाल कि कब लेनी चाहिए, और दूसरा कि कितनी लेनी चाहिए।
वो डिपेंड करता है आपकी कमाई कितनी है और आपके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है। आपकी जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो कवर करने जितनी तो 100% होनी चाहिए, और दूसरा पोर्शन है कि जो आपके वर्किंग ईयर्स में आप कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हैं अपने फैमिली के नीड्स के लिए, उसका एक कैलकुलेशन होता है, उतनी लेनी चाहिए। और उसका एक थंब रूल है जो एक आप नॉर्मली लेते हैं कि आपकी जो एनुअल इनकम है अकॉर्डिंग टू द एज, अगर आप 30 इयर्स तक के हैं, 35 इयर्स तक के, तो आप 25 टाइम्स ऑफ योर इनकम ले सकते हैं। यानी अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख है तो उसका 25 टाइम्स यानी 2.5 करोड़ रुपए आपको लेनी चाहिए, बिकॉज उतना आप नॉर्मली कंट्रीब्यूट करते हो ओवर योर। ओके, तो पूनम जी ने ये तो आपको तमाम जानकारी दी है टर्म इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। अगर आप खरीदना चाहते हैं, खरीद चुके हैं, टर्म इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप योर मनी में बेझिझक भेजिए। लेकिन अब क्वेश्चंस को शामिल कर लेते हैं। सुरिंदर हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू से। सुरिंदर जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरे सवाल था, मैंने 4 म्यूचुअल फंड खरीदे हैं अपने बच्चों के लिए, तो ओके, वो म्यूचुअल फंड सही है या कोई चेंज करने की जरूरत है? ये क्योंकि मेरा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, तो आपकी ये लाइफ है, चल जितनी देर लाइफ है इतनी चलता रहेगा, बाकी देखा जाएगा। इट इज फॉर माई सन्स। ओके जी, ओके ठीक है। तो आपके अभी 30,000 की एसआईपी चल रही है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। तो पूनम जी 4 फंड्स हैं, 2 फ्लेक्सी कैप, एक फोकस्ड, एक स्मॉल कैप। 81 साल इनकी उम्र है, लेकिन क्योंकि ये बच्चों के लिए ले रहे हैं तो आई एम श्योर होराइजन इनका लॉन्गर होगा या फिर उसी तरह की प्लानिंग इन्होंने की है। अब बताइए जो फंड्स चुने हैं वो ठीक है या कोई बदलाव की जरूरत है? सबसे पहले तो दीपाली मैं कहूंगी कि जो एज है इनकी उस हिसाब से 100% इक्विटी एक्सपोजर ठीक नहीं है, बिकॉज आप लॉन्गर होराइजन मान के चल रहे हैं पर एग्जैक्टली होराइजन कितना होगा वो हमें नहीं पता है, और बीच में रोकने से इनके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके रिटर्न्स में फर्क पड़ सकता है। तो इन्हें अगर फिर भी इक्विटी में ही रहना है, बिकॉज इट इज अ पर्सनल रिस्क एपेटाइट, आपकी जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है उस हिसाब से आपको अगर इसी फंड में बने रहना है तब आपको 2 फ्लेक्सी कैप की जरूरत नहीं है। आप उसमें से एक बंद कर दें और अपना जो इन्वेस्टमेंट है तीनों फंड्स में 10-10 हजार का कर लेंगे। और स्मॉल कैप एक बहुत ही अग्रेसिव एक सेक्टर है जिसमें हम मिनिमम 10 साल का अगर निवेश ना हो तो आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं बन पाएंगे और आपको उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। तो स्मॉल कैप से आप निकल जाएंगे तो बेहतर होगा, उसकी जगह लार्ज कैप ले ले। और अगर बेटर तो यही होगा कि आप बैलेंस कैटेगरी में निवेश करें ताकि आपको डेट के साथ साथ इक्विटी भी हो और आपका जो एक्सपोजर है इक्विटी पे वो लिमिटेड रहे। तो मैं चाहूंगी कि आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, इस तरीके के तीनों फंड में आप अगर 10-10 हजार की करेंगे तो बेहतर होगा एंड आपकी रिस्क भी कम होगी और रिटर्न्स भी अच्छे बनेंगे।